कैप्टन अब मेजर वर्मा जयेश राजेश, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। सितंबर 2017 को जम्मू एवं कश्मीर में शाम लगभग 6:35 पर कैप्टन वर्मा जयेश राजेश जो घेराबंदी कर रहे थे पर भागते हुए एक आतंकवादी समूह ने गोलियां चला दी। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अदम्य साहस और उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपने रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर मोर्चा संभाला और नजदीकी लड़ाई में 2 में से 1 आतंकवादी को मार गिराया। तीसरा आतंकवादी नजदीकी घरों में छुप गया। आप प्रतिबद्धता तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपने जीवन को जोखिम में डालकर बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए भयंकर गोलीबारी और आतंकवादियों के जवाबी हमले के बीच रेंग कर लक्ष्य के करीब पहुंचे और ग्रेनेड दाग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा आतंकवादी भी निष्क्रिय हो गया। इस कार्य में आपका दायां पैर छर्रों से गंभीर रूप से घायल हो गया। उच्च श्रेणी के कर्तव्य निर्वहन का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने आप को सुरक्षित बाहर ले जाने से मना कर दिया और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करना जारी रखा। इस तरह कैप्टन वर्मा जयेश राजेश ने अदम्य साहस, बेहतर नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के साथ अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कट्टर आतंकवादियों का सफाया हुआ। मेजर वर्मा जयेश राजेश। अगर मैं आपको 1 महीना दे दूं फ्री का, तो आप सोचोगे कि वाह वाह वाह, क्या बात है, अब तो पबजी में चिकन डिनर करता हूं। हम लोग उन चीजों में व्यस्त करते थे जो कि ग्राउंड पर होती थी, जिसमें कि लोग शामिल थे। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यूनिफॉर्म। इन गेम्स आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एज एनी अदर इंडियन। व्हेन आई रियलाइज व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई वांट टू डू, आई was confused between a sporting career and armed forces. The Kargil war was a seed in my mind, which जिसने मुझे थोड़ा सा झुकाव दिया आर्म फोर्सेस के करियर की तरफ. I never thought about joining Fauj as an officer because I am from extremely humble background. I was not at all aware about NDA. I was not at all aware about any exams, CDS. मतलब आधा ग्रेजुएशन मेरा एनसीसी में और आधा ग्रेजुएशन जॉब करते हुए निकला है. After attending the Republic Day parade, I had decided now I will not join Fauj as a soldier. Now I will join as an officer. Greetings to all. Welcome to our YouTube channel. I am Bhavya Mathur, one of the admins at the Mission Defense community. So this is the first video on our YouTube channel, and this video is about the journey of a man from a state government school to the Shaurya Chakra. That is the 3rd highest gallantry award of this country, right? So that man is Major Jayesh Verma sir, Shaurya Chakra, and he is one of the most popular army officers of this decade. And most of you must know about him if you are a defense aspirant. And this video is going to be very helpful for defense aspirants, and it will be interesting also. So those who are not aspiring to join the armed forces can also watch this video till the end, and you will definitely enjoy each and every moment of this video, as we also enjoyed while recording it. His way of telling the stories related to his journey, his academy life and all was very interesting. So you will get to learn a lot, and you will also enjoy each and every moment of this video. This is the part 1 of this interaction. Thank you very much, first of all, to both of you for calling me on this platform to share my journey. Although I have shared it a couple of times, which a few of you must have seen or attended. But nevertheless, well, you're talking about childhood. तो एक सबसे मेजर डिफरेंस बता दूं तरुणदीप, जो आप लोगों के चाइल्डहुड में छोटू से और मेरे चाइल्डहुड में था, जो कि मेजर और स्टार्क डिफरेंस है, वो है मोबाइल की एब्सेंस. ठीक है, तो मेरा बचपन अगर तुम बोलो, जो कि 90s में शुरू हुआ था, एंड आई हैव डन माय 10th in 2001, 12th in 2003. So by the time I was doing my 12th, by that time there was no mobile. मोबाइल का एडवेंट हुआ था जनरली 2001-2002 के आसपास. ठीक है, तो मेरे जमाने में, इफ आई कैन से सो, समय बहुत था जो कि हम लोग उन चीजों में व्यस्त करते थे जो कि ग्राउंड पर होती थी, जिसमें कि लोग शामिल थे. अभी जो मेजर डिफरेंस है, अगर मैं आपको 1 महीना दे दूं फ्री का, तो आप सोचोगे कि वाह वाह वाह, क्या बात है, अब तो पबजी में चिकन डिनर करता रहूंगा, है ना, या रील्स देखता रहूंगा, या वॉट एवर इट इज, बट इट विल बी विथ वन डिवाइस एंड नॉट नीदर ऑन ग्राउंड, certainly not with other people. So coming from that kind of background, और उसमें भी मैं इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था जब मैं कॉलेज में था. ओके, सो
I was always focused towards my goals. Now, when I say focus towards my goals, so you have to understand when you make the goal as a child. मतलब अगर मेरी 5 साल की बेटी को मैं पूछूं कि क्या करना है, तो क्योंकि वो अपने टीचर से प्रभावित है तो वो बोलेंगी कि मुझे टीचर बनना है. कल किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है उसका, उस टीचर से प्रभावित हो जाती तो बोलती मुझे स्पोर्ट टीचर बनना है. कभी माँ बीमार हो जाए तो कहेगी मुझे डॉक्टर बनना है. सो यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ what exactly is your goal. Now, to give you my example, when I was doing schooling, when I was in 8th and 9th standard, so generally in Maharashtra, you have different uniformed forces, so to say, in schools, like scouts and guides. You must also be having in your schools. Like in Maharashtra, we had Maharashtra Cadet Corps, smaller version of National Cadet Corps. National Cadet Corps is at national level, so Maharashtra Cadet Corps is at Maharashtra level. So going through all those uniforms during my school time, so I was very fond of uniform, so I was fond of uniform, and in games I was fond of cricket as any other Indian. So I was fond of these two lines, but I was not sure which one to join because of lack of knowledge, because of lack of resources, you can say, in a way. Absence of mobile is lack of resource, right? You have to imagine that time. And most importantly, incorrect infrastructure of education. So when I say incorrect infrastructure of education, now after we held Modi for 8 years, but even if now if you visit government schools and all, so you will find infrastructure completely absent. You will find the teaching staff, firstly not worthy, and secondly not performing. So maybe nowadays the things would have changed a bit, but I don't think it is a drastic change. So when I realized what I need to do, what I want to do, I was confused between a sporting career and armed forces. Meanwhile, in 1999, when I was in 9th standard, that time Kargil war happened, which you all are aware about. So it made me a little bit senti that how can they do that? And in our childhood, we all have been taught about the countries, we have all have been taught about the communities, we all have been taught about the caste and different religions. So yes, that I can say the Kargil war was a seed in my mind, which जिसने मुझे थोड़ा सा झुकाव दिया आर्म फोर्सेस के करियर की तरफ. Although I was not great cricketer, but yes, that was one of the option which I had selected. So this was the seed, you can say, which was implanted in my brain during my 9th standard while doing schooling, when the Kargil war happened, and I have seen all the news and the chaos happening in the country. So from there, okay, I never thought about joining Forge as an officer because I am from extremely humble background. I was from extremely humble background. Plus, as I already explained, was not, in good school, you can say, or good town, you can say, where I could have learned things, I could have polished myself and all. So my journey started from learning the language first. Okay, that is when I decided to become officer. Before that, during those times when I'm telling you that I wanted to become a soldier, that time I never thought about officer. I thought that next year I'll pass my 10th exam and I'll immediately go for GD Bharti, which I went also. But somehow things, got changed when in 11th, after 10th, I joined NCC. During that time, I went for a Bharti and all. So my commanding officer pulled me back from that Bharti. That's altogether a different story. But to sum it up, I had host of issues, starting from lack of knowledge. Firstly, I was not at all aware about NDA. I was not at all aware about any exams, CDS, or for that matter, the engineering colleges and other defense institutes. I was not aware about it till I was in my graduation. Okay, so this is the dilemma which I faced: lack of information. But then NCC helped me in a big way. Not only I met with so many officers who were commanding or who were in the units, so many soldiers, so many havaldars and subedars, but
when I attended the Republic Day parade, it completely changed my horizon. I attended it in 2003 when I was in first year of my graduation. So by that time also I was not able to gain the command on the language, and I was not unsure. But immediately after attending the Republic Day parade, I had decided now I will not join Fauj as a soldier. Now I will join as an officer. So I already knew my weaknesses, so I made up a proper plan that how and with which mediums I may overcome this. The biggest problem was language, as I said. So I overcame it by means of working in call centers, in a day doing classes and studying, in a night working in call center. So this is how my journey started as far as army selection is concerned. Yep. यस सर. सो सर उसके बाद मतलब जैसे आपको एनडीए और इन चीजों का तो पता नहीं था. इवन अगर हम आज भी देखें तो राजस्थान में मतलब काफी बैकवर्ड एरियाज हैं, यूपी में मतलब उनको लगता है अगर हम आर्ट्स ले लेंगे तो उससे ही हम ऑफिसर बनेंगे. और मतलब आपके टाइम पे तो काफी रहा होगा कि जैसे कि ऑफिसर का बच्चा ही ऑफिसर बनता है. ये मिथ मतलब काफी टाइम से है और आज भी मतलब कम होता जा रहा है. ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर बनता है, उसके पीछे का रीजन आपको समझना जरूरी है. इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि ये अफसर का बच्चा है इसलिए बन गया. ऐसे सैकड़ों अफसर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनके बच्चे नहीं बने. जो अफसर्स के बच्चे, जो कुछ अफसर्स के बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं, उनकी ग्रूमिंग उस तरह से होती है. अगर मेरे घर में वो माहौल होता, अगर मेरे भी घर में वो लैंग्वेज का पर्दा नहीं होता, अगर मेरी भी लैंग्वेज बाकी कॉन्वेंट स्टूडेंट्स की तरह फ्लुएंट होती तो शायद, और अगर मेरे भी घर में इंफॉर्मेशन वॉइड नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में तो कोई फौजी नहीं था, किसी को फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं, जीरो. तो वो सारी चीजें नहीं होती तो क्या पता मैं इतना लेट ना ज्वाइन होकर मैं भी शायद एनडीए में चला. सो ऑफिसर्स के बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी ग्रूमिंग उस तरह से होती है. अब मैं एक अफसर रह चुका हूं तो मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी का पालन पोषण किस तरह से करना है, उसकी पढ़ाई किस तरह से करवानी है, उससे बातें किस तरह से करनी है, किस सेंस में करनी है, किस बारे में करनी है. तो ये जो बचपन से जो ग्रूमिंग होती है ये अफसरों के घर में इसलिए हो जाती है क्योंकि वो उसी माहौल को देखते हैं. yes, जो दूसरे अफसर्स है वो अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं. तो लाइफ इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस सिंस बर्थ, इवन बिफोर बर्थ. So it is always a learning process, no matter how old you are, no matter whatever rank you are sitting at, no matter what all can't you have done in your life. So learning. और जो डिफरेंस आप बता रहे हो अफसर के बच्चों का और किसी आम सिविलियन का, वो मेजर डिफरेंस एक ही है कि दोनों की अपब्रिंगिंग में फर्क है. इसीलिए पॉसिबली ऑफिसर्स के वार्ड्स का सिलेक्शन, ऑफिसर्स क्यों, किसी भी फौजी के, आजकल तो जेसी और जवानों के बच्चे ज्यादा अफसर बन रहे हैं अफसरों के बच्चों से. सो उसकी अपब्रिंगिंग और उनका एक्सपोजर जो है वो मायने रखता है. यस सर. इवन ये चीज मतलब पता नहीं है लोगों को ज्यादा कि जो आर्मी किड्स होते हैं, कुछ होते हैं तो उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है कि तुम्हें आर्मी के बारे में भी कुछ बेसिक टर्म्स और ये चीजें पता होनी चाहिए. और इवन अगर आप एनडीए में देखोगे तो 60-70% सिविलियन होते हैं, उसके बाद जाके आर्मी किड्स और ये सब आते हैं. मतलब मुझे सर ये चीज अच्छी लगी कि आपने वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन की कि ये चीज क्यों होती है कि मतलब कि ऑफिसर के बच्चे ऑफिसर बनते हैं. ये चीज मतलब बच्चों को क्लियर ही नहीं होती. इवन आज तक फोरम में किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की वो चीज कि अगर हम स्टार्टिंग से वैसा रखें अपना एनवायरनमेंट और सब, तो वो एक काफी अच्छी चीज है. तो सर मतलब आगे तो सय्यम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो अगर तुम्हें पूछना हो कुछ. नहीं. ओके. तो सर हम मतलब आगे ऐसे चलते हैं कि जैसे आपका जो एसएसबी प्रोसेस रहा वो मतलब आपने काफी सारे अटेम्प्ट दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, ये वो, तो मतलब आप मुझे नहीं पता सर कि आप स्क्रीन आउट भी हुए या नहीं हुए या कॉन्फ्रेंस आउट की कैसे रहा. तो मतलब उस टाइम पे मतलब आपकी क्या सिचुएशन होती थी कि यार फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, और आप कैसे, एक सर जो बहुत बड़ी चीज होती है ना, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो या किसी से मिलो वो बोलेंगे यार इंट्रोस्पेक्ट करो. तो मतलब आपने भी सुनी होगी ये चीज. तो मतलब इस पे थोड़ा सा बताओ कि मतलब कैसे, मतलब ये चीज आप कैसे प्रिपेयर करते थे उस टाइम पे. तो सर इतने सोर्सेज भी नहीं होते थे, अकेडमीज और ये सब, तो आपने कैसे उस पे प्रिपेयर किया?